नमस्कार दोस्तों, द स्टूडेंट होम चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज राष्ट्रीय घटनाक्रम ई दृष्टि बुक को पढ़ रहे हैं, जिसका आज चौथा और लास्ट पार्ट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पीएम आशा योजनाएं जारी रखने को मंजूरी। वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई व्यापक योजना अम्ब्रेला स्कीम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा की मंजूरी प्रदान की थी। केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुरूप इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। स्पष्ट है कि यह योजना किसानों को उनकी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रदान करने पर आधारित है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम आशा के अंतर्गत शामिल योजनाओं को जारी रखने हेतु स्वीकृति प्रदान की थी। इस पर 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2025-26 तक लगभग 35,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। पीएम आशा में 2025-26 के दौरान कितना व्यय होगा? तो 35,000 करोड़ रुपए। 25-26-35। केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसके तहत जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में सभी जनजातीय परिवारों का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें लगभग 63,000 गाँव शामिल होंगे, जिससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। 2024-25 63,000 गाँव और लगभग 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। इसका स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी प्रदान की। कब की? 18 सितंबर 2024। इस अभियान हेतु कुल व्यय जो है 79,156 करोड़ रुपए 79,156 करोड़ रुपए आदिवासी 79 याद रख सकते हैं। इसमें केंद्रीय हिस्सा सेंट्रल शेयर 56,333 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा 22,423 करोड़ रुपए होगा। इस अभियान में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल गांवों वाले 549 जिले और 2740 ब्लॉक शामिल हैं। 2,740। इस अभियान के अंतर्गत 25 कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्हें 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1,000 गृह प्रवासों होम स्टेज को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वदेश दर्शन के तहत 1,000 होम स्टेज को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है बायो राइड योजना को मंजूरी। ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हितधारकों का एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRC द्वारा किया जाता है, जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। बायो ग्लोबल इंडिया 2024 चौथा संस्करण है। 2024 में का आयोजन 12 से 14 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में हुआ था। चौथा संस्करण 2024 नई दिल्ली। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो राइड योजना की मंजूरी प्रदान की गई। बायो राइड का पूर्ण रूप है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार। इंग्लिश में इसको कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बायो राइड योजना में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की 2 योजनाओं यथा जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास R&D और औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास I&ED का विलय किया गया है। साथ ही इस योजना में बायो मैन्युफैक्चरिंग एवं बायो फाउंड्री नामक एक नए घटक को भी शामिल किया गया है। बायो राइड योजना नवाचार और जैव उद्यमिता को बढ़ावा देगी, साथ ही जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मानव संसाधन को विकसित करेगी। बायो E3 नीति को मंजूरी। बायो E3 नीति भी देख लेते हैं। 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो E3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी E3 का मतलब हो गया अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। बायो E3
बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट नीति का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव निर्माण को बढ़ावा देना है। हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत बायो विनिर्माण, बायो एआई एवं बायो फाउंड्री की स्थापना के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास एवं व्यवसायीकरण में तेजी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन अगला टॉपिक है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में भारतीय रेलवे ने भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया था। 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी मार्ग पर रवाना किया गया था। वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML लिमिटेड को बेंगलुरु रेल परिसर से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना किया था। इसे BEML लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। इस ट्रेन का संचालन गुजरात में अहमदाबाद एवं भुज के मध्य किया जा रहा है। वो वंदे भारत था या वंदे मेट्रो ट्रेन है। आधिकारिक रूप से इस ट्रेन का पुनर्नामकरण नमो भारत रैपिड रेल के रूप में किया गया है। इस मेट्रो ट्रेन का नाम हो गया है नमो भारत रैपिड रेल। उल्लेखनीय है कि नमो भारत रैपिड रेल पारंपरिक मेट्रो प्रणालियों से काफ़ी भिन्न है। अच्छा, शहरी मेट्रो ट्रेनें आमतौर पर एक शहर की सीमा के अंतर्गत ही संचालित होती है, जबकि नमो भारत रैपिड रेल को अंतर शहर कनेक्टिविटी, इंटरसिटी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। मेट्रो चलती है एक सिटी के अंदर, लेकिन ये इंटरसिटी होगा। अगला है मिशन मौसम। 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को स्वीकृति प्रदान की। 2 वर्षों के लिए इस मिशन हेतु 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसमें का स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। मिशन मौसम मुख्य रूप से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के निम्न 3 संस्थान इस मिशन को मुख्य रूप से कार्यान्वित करेंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसका 3 संस्थान कौन सा है? पहला है भारत मौसम विज्ञान, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। अगला है भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। अगला है राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र NCMRWF, नोएडा। मिशन मौसम की परिकल्पना एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल के रूप में की गई है, जो भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान, अनुसंधान और सेवाओं को अभूतपूर्व बढ़ावा देगी। अगला हमारा टॉपिक है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। तो वर्ष 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, NCAP का फुल फॉर्म नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। NCAP के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 130 शहरों को लक्षित किया गया था। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता के आधार पर 130 NCAP शहरों की रैंकिंग तैयार करना है। स्मरणीय तथ्य 7 सितंबर 2024 को जयपुर में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा की गई। कहाँ की गई? जयपुर में, 7 सितंबर 2024। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 प्रदान किए। इसमें 3 श्रेणी देख लेंगे और रैंक देख लेंगे। श्रेणी 1 है। श्रेणी 1 के अंतर्गत 3 टॉप शहर हैं, सूरत, जबलपुर, आगरा, जो है गुजरात, क्रमशः गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के। श्रेणी 2 के अंतर्गत है फिरोजाबाद, अमरावती, झांसी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र। अगला देख लेते हैं श्रेणी 3। श्रेणी 3 के अंतर्गत रायबरेली उत्तर प्रदेश, नालगोंडा तेलंगाना, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 उत्तर प्रदेश की स्थिति। उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लेते हैं। श्रेणी 1 के अंतर्गत है आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज। इनको क्रमशः रैंक 3 मिला है, 4 मिला है, 5 मिला है, 9 मिला है। गाजियाबाद को 18 मिला है। इसके अलावा
लास्ट में है मेरठ, जिसको रैंक 25 मिला ऑल ओवर इंडिया। श्रेणी 2 के अंतर्गत टॉप पे है फिरोजाबाद, जिसका रैंक 1 है। अगला है झांसी, जिसका रैंक 3 है। गोरखपुर 4, नोएडा 6, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पूछेगा नहीं। मुरादाबाद 11 और बरेली 17। अगला श्रेणी 3 है। श्रेणी 3 के अंतर्गत रायबरेली टॉप पे है, अनपरा 13 पे है, खुर्जा 16 पे है, गुजरावाला 18 पे है। इसमें श्रेणी का आधार नहीं दिया है, मेरे हिसाब से इसमें श्रेणी का भी आधार देना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। 23वां विधि आयोग। भारत का विधि आयोग लॉ कमीशन एक गैर सांविधिक निकाय नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स द्वारा जारी एक सूचना नोटिफिकेशन द्वारा इसका गठन किया जाता है। कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के साथ इसका गठन किया जाता है। यह आयोग विचारार्थ विषयों के अनुसार केंद्र सरकार को रिपोर्ट के रूप में सिफारिशें करता है। स्मरणीय तथ्य: 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा भारत के 23वें विधि आयोग के गठन हेतु एक अधिसूचना जारी की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 वर्षों 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है। कब तक के लिए? तो 2027 के लिए। भारत के 23वें विधि आयोग में निम्न व्यक्ति शामिल किए गए हैं: 1 पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य, तीसरा में है सचिव विधि कार्य विभाग पदेन सदस्य के रूप में, और सचिव विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में। 5वां है 5 अंशकालिक सदस्य, पार्ट टाइम मेंबर से अधिक नहीं, 5 जो है पार्ट टाइम मेंबर्स हैं। विधि आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 16 अप्रैल 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के तहत न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 23वां विधि आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। साथ ही 22वें विधि आयोग के पूर्व सदस्य डीपी वर्मा तथा अधिवक्ता हितेश जैन को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। 22वें के अध्यक्ष कौन थे? डीपी वर्मा, इनको अब पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला डिजिटल कृषि मिशन। भारत की डिजिटल क्रांति द्वारा कृषि को रूपांतरित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की घोषणा की गई थी। तत्पश्चात केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेगी। इस पहल के तहत किसानों को और उनकी भूमि को आच्छादित कवर किया जाएगा। इस वित्त वर्ष डीपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। इसका लक्ष्य 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि के विवरण के साथ रजिस्ट्रियों को अद्यतन अपडेट करना है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को मंजूरी प्रदान की गई। इस मिशन हेतु कुल व्यय 2817 करोड़ रुपए निर्धारित है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 1940 करोड़ रुपए है। यह मिशन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के स्वरूप स्ट्रक्चर पर आधारित है। इस मिशन के तहत किसानों को जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कृषि क्षेत्र और किसानों से संबंधित आंकड़े अलग अलग स्थानों पर बिखरे हुए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य एक ही मंच पर सिंगल प्लेटफॉर्म पर समेकित डाटाबेस का निर्माण करना है। इससे कई डाटाबेस और अलग अलग प्लेटफॉर्म के रखरखाव की आवश्यकता नहीं रहेगी। बहुत अच्छी पहल है। इसके फलस्वरूप किसान अपनी डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने और उसे प्रमाणित करने में सक्षम हो जाएंगे तथा विभिन्न लाभों एवं सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। डिजिटल कृषि मिशन मूलभूत स्तंभ। डिजिटल कृषि मिशन को एक व्यापक योजना अम्ब्रेला स्कीम के रूप में डिजाइन किया गया है, जिससे विभिन्न कृषि पहलों को समर्थन प्रदान किया जा सकेगा। अम्ब्रेला मिशन का मतलब होता है कि एक ही मिशन के अंदर बहुत सारे मिशन को इसमें सम्मिलित कर दिया जाएगा, जिससे सभी को लाभ प्राप्त हो। यह मिशन निम्न 2 मूलभूत स्तंभों पर निर्मित है: एग्री स्टैक और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। इसके अतिरिक्त इस मिशन में मृदा प्रोफाइल मैपिंग सॉइल प्रोफाइल मैपिंग भी शामिल है। अगला हमारा टॉपिक है, नहीं इसी का देख लेते हैं, एग्री स्टैक क्या है। एग्री स्टैक किसान की पहचान है।
इसे एक किसान केंद्रित DPI के रूप में डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से किसानों को कुशलता, आसानी और तेज गति से सेवाओं और योजनाओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। एग्री स्टैक में निम्न 3 प्रमुख घटक शामिल हैं। किसान रजिस्ट्री, फार्मर्स रजिस्ट्री। दूसरा है भू संदर्भित गाँव के नक्शे, जियो रिफरेंस्ड विलेज मैप्स। बोई गई फसल की रजिस्ट्री, क्रॉप शोन रजिस्ट्री। एग्री स्टैक के तहत किसान ID, फार्मर ID की शुरुआत की गई है। किसान IDs के निर्माण और डिजिटल सर्वेक्षण का परीक्षण करने के लिए निम्न 6 राज्यों में प्रायोगिक परियोजनाएं संचालित की गई हैं: उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। यह प्रणाली फसलों, मिट्टी, मौसम और जल संसाधनों आदि पर सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग आधारित जानकारी को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक भू-स्थानिक प्रणाली का निर्माण करेगी। मृदा प्रोफाइल मैपिंग। इस मिशन के तहत देश की लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के 1:10,000 के पैमाने पर विस्तृत मृदा प्रोफाइल मानचित्र तैयार करने की परिकल्पना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 124 में उल्लिखित है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 124 भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आ गया। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया थे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया थे। 28 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना स्थापना दिवस मनाया। कब मनाया? 28 जनवरी 2024 को। अपनी स्थापना की हीरक जयंती वर्ष डायमंड जुबली ईयर की शुरुआत की। उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। 75 साल होने पर डायमंड जुबली ईयर कहा जाता है। स्मरणीय तथ्य: 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज नीले रंग का है। इस ध्वज में संविधान के खुले हुए पन्नों से सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभरते हुए प्रदर्शित किया गया है। इस ध्वज में न्यायालय भवन को सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है। इस ध्वज में न्यायालय के गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। इससे इस संपूर्ण डिजाइन को एक वृत्त सर्कल द्वारा घेरा गया है, जिसमें निचले भाग में संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्ततो जयः लिखा गया है। इस श्लोक का अर्थ जहाँ धर्म है वहाँ जीत है होता है। इस ध्वज के मध्य भाग में प्रदर्शित डिजाइन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह के रूप में भी कार्य करेगी। न्याय की देवी की नई प्रतिमा। 17 अक्टूबर 2024 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय में न्याय की देवी लेडी जस्टिस की एक नई प्रतिमा का अनावरण किया। यह नई प्रतिमा पारंपरिक औपनिवेशिक प्रतीकों से हटकर भारतीय न्याय प्रणाली के आधुनिक और समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाती है। पहले जो मूर्ति थी वो ब्रिटिश कालीन थी, लेकिन अब भारतीय दर्शन के हिसाब से मूर्ति का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा उच्चतम न्यायालय के जजों की लाइब्रेरी में स्थापित की गई है। उल्लेखनीय है कि न्याय की देवी की नई प्रतिमा को साड़ी पहने हुए दिखाया गया है, जबकि इसके पहले स्थापित पुरानी प्रतिमा को पश्चिमी शैली के गाउन में प्रदर्शित किया गया था। साड़ी में न्याय की देवी को प्रस्तुत करना भारतीय न्यायपालिका के औपनिवेशिक प्रभाव से दूर होने और स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों को अपनाने का संकेत है। जहां पुरानी प्रतिमा को बाएं हाथ में पारंपरिक तलवार के साथ दर्शाया गया था, वहीं नई प्रतिमा के बाएं हाथ में भारतीय संविधान की एक प्रति है। यह परिवर्तन यह दर्शाता है कि न्याय संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है, न कि केवल दंड और शक्ति प्रदर्शन पर। जहां पुरानी प्रतिमा को आंखों पर पट्टी के साथ दर्शाया गया था, वहीं नई प्रतिमा में आंखों पर पट्टी नहीं है। यह परिवर्तन इस विचार को उजागर करता है कि न्याय सभी को समान रूप से देखता है और दृष्टिहीन नहीं है। इन परिवर्तनों के बावजूद नई प्रतिमा के दाएं हाथ में तराजू अभी भी विद्यमान है, जो न्याय की निष्पक्षता और संतुलन का मुख्य प्रतीक है। वाढवन पत्तन का शिलान्यास। वर्तमान में भारत में कुल 13 महापत्तन अधिसूचित हैं, जो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के स्वामित्व के अधीन है और महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के प्रावधानों द्वारा शासित है। स्मरणीय तथ्य: 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने
वाढवन पत्तन का शिलान्यास किया। यह पत्तन महाराष्ट्र के पालघर जिले में डहाणू नगर के निकट स्थित होगा। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून 2024 को इस पत्तन की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की थी। भूमि अधिग्रहण सहित इस परियोजना की कुल लागत 76,220 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का निर्माण वाढवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि VPPL, JNPA, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और MMB, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गठित एक विशेष परियोजना वाहन है, जिसमें उनकी हिस्सेदारी क्रमशः 74% एवं 26% है। वाढवन पत्तन को हर मौसम के लिए उपयुक्त ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट महापत्तन के रूप में विकसित किया जाएगा। यह भारत के सबसे बड़े गहरे जल वाले पत्तनों में से एक होगा। निर्माण पूरा होने के पश्चात यह पत्तन विश्व के शीर्ष 10 पत्तनों में से एक होगा। NCDP 12 नए औद्योगिक शहरों की मंजूरी। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है। दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने NICDP के अंग के रूप में 4 चरणों 4 फेजेस में 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को स्वीकृति प्रदान की थी। इन 11 गलियारों के अंतर्गत 4 चरणों में कुल 32 परियोजनाएं शामिल हैं। इन 32 परियोजनाओं में से पहले चरण में 4 ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर पहले ही विकसित किए जा चुके हैं, जबकि 4 अन्य परियोजनाएं वर्तमान में विकसित की जा रही हैं। स्मरणीय तथ्य: 28 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने NICDP के अंतर्गत 12 नए औद्योगिक नोड्स शहरों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। सॉरी फॉर बैकग्राउंड में म्यूजिक। स्मरणीय तथ्य: 28 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने NICDP के अंतर्गत 12 नए औद्योगिक नोड्स शहरों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ ये 12 परियोजनाएं भारत के औद्योगिक परिदृश्य में क्रांति लेकर आएगी। ये 12 औद्योगिक शहर देश के 10 राज्यों में विस्तृत होंगे और इन्हें 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित प्लांट किया गया है। उल्लेखनीय है कि स्वीकृत 12 नए औद्योगिक शहरों में से केवल 11 शहरों के नाम की घोषणा की गई थी। हरियाणा एवं जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते एक शहर के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। नए स्वीकृत औद्योगिक शहर जिनके नाम घोषित किए गए हैं निम्नवत हैं: पहला खुरपिया उत्तराखंड, राजपुरा पटियाला पंजाब, दीघी महाराष्ट्र, पलक्कड़ केरल, आगरा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गया बिहार, जहीराबाद तेलंगाना, पोरवाकल आंध्र प्रदेश, कोप्पर्थी आंध्र प्रदेश और जोधपुर पाली राजस्थान। अगला हमारा टॉपिक है एकीकृत पेंशन योजना। हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा इनकम सिक्योरिटी प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ एक नई एकीकृत पेंशन योजना UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी प्रदान की। इस नई योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। ऐसे कर्मचारी जो वर्तमान में जारी पेंशन योजना यथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत लाभार्थी हैं, उन्हें उनके पास UPS पर स्विच करने का एक मुफ्त विकल्प होगा। राज्यों को अपने कर्मचारियों को UPS के ढांचे के तहत लाने का विकल्प प्रदान किया गया है। 25 अगस्त 2024 को आप अपने सभी कर्मचारियों के लिए UPS को मंजूरी प्रदान करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। यानी राज्य जो है UPS को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी प्रदान की। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुई। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नवत है। पहला क्या? सुनिश्चित पेंशन। कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के समतुल्य राशि मूल पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। पिछले 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50%। हालांकि
उपर्युक्त पेंशन राशि को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा आवश्यक होगी। 25 वर्ष से कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से कम पेंशन प्रदान की जाएगी। न्यूनतम 10 वर्ष तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी ही यूपीएस के तहत पेंशन के पात्र होंगे। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, किसी कर्मचारी को उसके निधन से पहले प्राप्त पेंशन के 60% के समतुल्य राशि सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, यह योजना न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करने की गारंटी देता है, यानी न्यूनतम 10,000 तो मिलेगा ही। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक लागू होगा। सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एक मुश्त राशि लमसम अमाउंट के लिए भी पात्र होंगे। यूपीएस के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारी का योगदान वेतन, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10% रहेगा, जबकि केंद्र सरकार का योगदान 18.5% होगा। एनपीएस वात्सल्य, अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में अवयस्क बच्चों माइनर्स के लिए एक नई पेंशन योजना वात्सल्य की घोषणा की गई है। यह एक अंशदान आधारित पेंशन योजना है। 18 वर्ष से कम आयु के सभी अवयस्क नागरिक इस योजना के लिए पात्र होंगे। सब्सक्राइबर को प्रति वर्ष न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान करना होगा। अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है। इस योजना के तहत माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान किया जाएगा। बच्चे के वयस्क होने पर इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य को लॉन्च किया। एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग्स 2024। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी। 29 सितंबर 2015 एनआईआरएफ की शुरुआत 29 सितंबर 2015। एनआईआरएफ देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। ज्ञातव्य है कि इंडिया रैंकिंग्स का प्रथम संस्करण 2016 में जारी हुआ था। स्मरणीय तथ्य, 12 अगस्त 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंडिया रैंकिंग्स 2024 को जारी किया। यह देश के उच्च शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग है। यह रैंकिंग नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में जारी की गई। यह इंडिया रैंकिंग्स का 9वां संस्करण है। 2015 से शुरू हुआ है, 9वां संस्करण है। इनमें निम्न 8 श्रेणियों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है। पहला है समग्र ओवरऑल, दूसरा है कॉलेज, तीसरा है विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, नवाचार, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय। 3 नई श्रेणियां भी अब जोड़ा गया है, यथा राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय। वर्ष 2024 में पहली बार इंडिया रैंकिंग्स में शामिल की गई। उल्लेखनीय है कि इंडिया रैंकिंग्स के तहत 8 विभिन्न विषयों के अंतर्गत भी सभी संस्थानों को रैंक प्रदान की जाती है। समग्र श्रेणी ओवरऑल कैटेगरी में लगातार 6वें वर्ष 2019 से 24 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और पिछले 6 साल से प्राप्त होते आ रहा है। अभियांत्रिकी विषय में आईआईटी मद्रास को लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और अभियांत्रिकी में तो लगातार 9वां वर्ष प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह संस्थान अनुसंधान संस्थान क्षेत्र श्रेणी में लगातार 4थे वर्ष शीर्ष पर रहा है। इंडिया रैंकिंग्स शीर्ष 5 संस्थान समग्र श्रेणी में, पहला आईआईटी मद्रास चेन्नई, दूसरा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे, चौथा है आईआईटी दिल्ली नई दिल्ली और 5वां है आईआईटी कानपुर। इंडिया रैंकिंग्स 2024 उत्तर प्रदेश के संस्थानों की स्थिति। 5वां पे है आईआईटी कानपुर जो कानपुर में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 11 नंबर पे है, वाराणसी में है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है, 16 नंबर पे है। आईआईटी बीएचयू वाराणसी में है, 30 नंबर पे आया है। एमईटी विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ का है जो 58 नंबर पे आया है।
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है जो 88 नंबर पे आया है। शिव नादर विश्वविद्यालय 95 नंबर पे आया है गौतम बुद्ध नगर में। इंडिया रैंकिंग्स विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त संस्थान, श्रेणी इधर स्थान है। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज दिल्ली, अनुसंधान संस्थान श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, विश्वविद्यालय में भी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और अनुसंधान संस्थान में भी दोनों सेम भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। नवाचार श्रेणी में आईआईटी बॉम्बे, नवाचार इनोवेशन में आईआईटी बॉम्बे और ओपन यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस में इंदिरा गांधी नेशनल विश्वविद्यालय इग्नू नई दिल्ली का। कौशल विश्वविद्यालय श्रेणी में सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस स्किल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र का है जो स्किल्स में प्रथम स्थान पर आया है। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय में अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु का। इंडिया रैंकिंग्स विभिन्न विषयों में शीर्ष स्थान प्राप्त संस्थान, विषय और संस्थान। अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास, प्रबंधन मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद, फार्मेसी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली, चिकित्सा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, दंत चिकित्सा में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई तमिलनाडु, विधि में लॉ में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, वास्तुकला एवं नियोजन में आईआईटी रुड़की, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। अगला है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24। सर्वप्रथम एसडीजी इंडिया इंडेक्स यानी एसडीजी इंडिया इंडेक्स का प्रकाशन 2018 में किया गया था। पहली बार कब किया गया था? 2018 में। एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र भारत एवं यूएनडीपी इंडिया की साझेदारी में नीति आयोग की एक पहल है। इसका उद्देश्य एसडीजीज को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति के आधार पर भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग तैयार करना है। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। स्मरणीय तथ्य क्या है? तो 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 चौथा संस्करण जारी किया गया, यानी 2020 से जारी हो रहा है। इस इंडेक्स को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा लॉन्च किया गया। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 का केंद्रीय विषय है विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। इसका विषय क्या है, थीम क्या है, एक बार देख लेते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 का केंद्रीय विषय क्या है? तो विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास, टुवार्ड्स विकसित भारत सस्टेनेबल प्रोग्रेस इंक्लूसिव ग्रोथ। एसडीजी इंडिया इंडेक्स का चौथा संस्करण 23-24 2016 लक्ष्यों एवं 17वें लक्ष्य पर गुणात्मक विश्लेषण, 70 उपलक्ष्यों और 113 संकेतकों पर आधारित है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को उनके समग्र एसडीजी स्कोर के आधार पर निम्न 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। देख लेते हैं। पहला क्या है? आकांक्षी एस्पिरेंट 0 से 49 अंक, प्रदर्शनकारी परफॉर्मर 50 से 64 अंक, अग्रणी फ्रंट रनर 65 से 99 अंक और लक्ष्य प्राप्तकर्ता 100 अंक। जिसको 100 अंक मिलेगा वो प्राप्तकर्ता हो जाएगा। अग्रणी हो जाएगा 65 से 99, प्रदर्शनकर्ता 50 से 64 और आकांक्षी 0 से 49 तक। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का कंपोजिट स्कोर 71 दर्ज किया गया है। वर्ष 2020-21 और वर्ष 2023-24 के मध्य में देश में एसडीजी 1 जो गरीबी को दिखाता है, गरीबी उन्मूलन, एसडीजी 8 सभ्य कार्य और आर्थिक विकास और एसडीजी 13 जलवायु कार्रवाई में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है और इन लक्ष्यों के संदर्भ में भारत अग्रणी फ्रंट रनर की श्रेणी में आ गया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में देश के सभी राज्यों के समग्र स्कोर में सुधार दर्ज किया गया है। सभी राज्यों में सुधार दर्ज हुआ है। वर्ष 2023-24 में कुल 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी की श्रेणी में स्थित हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले 5 राज्य। सर्वाधिक सुधार कौन दर्ज किए हैं? तो पहला है उत्तर प्रदेश, जिन्होंने स्कोर में कितना वृद्धि की है? 25। दूसरा है जम्मू और कश्मीर 21। तीसरा है उत्तराखंड, तीसरा नंबर पे है सुधार में उत्तराखंड और इनका स्कोर आया है बढ़ा है 21। चौथा है सिक्किम 19। चौथा है सिक्किम जिनका स्कोर बढ़ा है 18 और पाँचवा है हरियाणा जिनका स्कोर हुआ है 17। यानी इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों मिलाकर दिया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कुल राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल एवं उत्तराखंड प्रत्येक का स्कोर 79 को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।
केरल और उत्तराखंड शीर्ष पे हैं जिनका स्कोर 79 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में चंडीगढ़ को 77 स्कोर मिला है, को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 शीर्ष राज्य केरल उत्तराखंड हो गया जिनको 79 स्कोर प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु सेकेंड स्थान पे जिनको 78 हुआ है। गोवा हिमाचल प्रदेश थर्ड है जिनको 77 प्राप्त हुआ है। सिक्किम पंजाब 6 पे है जिनको 76 प्राप्त हुआ है। कर्नाटक 8 पे है जिनको 75 प्राप्त हुआ है। गुजरात आंध्र प्रदेश तेलंगाना 9 पे है जिनको 74 प्राप्त हुआ है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 अंतिम 6 रैंक पर स्थित राज्य। अंतिम में कौन है? तो अंतिम में देखिए सबसे नीचे है बिहार 28वें पर, बिहार को मिला है 57 रैंक। उसके ऊपर है झारखंड जो 27वां रैंक है जिनका, उनको मिला 62 स्कोर। नागालैंड है नागालैंड मेघालय जिनका स्कोर है 63 और उनका स्थान है 25। अगला है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के ऊपर अरुणाचल प्रदेश है जिनका स्कोर 66 और रैंक स्कोर 65 रैंक 23। उड़ीसा है उसके ऊपर जिनका रैंक 22 है और स्कोर 66 है। उनके ऊपर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है जिनका रैंक 18 है और स्कोर 67 है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन, यानी अगर सबसे लास्ट पूछे तो ये बिहार का नाम याद रखना है, सबसे लास्ट, और हो सके तो कभी कभी सेकेंड भी पूछ लेता है तो बिहार झारखंड। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊपर चंडीगढ़ स्कोर 77, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर स्कोर 74, अंडमान निकोबार तीसरा पे है, लक्षद्वीप दादरा नगर हवेली चौथा पे है, लक्षद्वीप दादरा नगर हवेली छठा पे है और लद्दाख 8वां पे है। राज्यों का प्रदर्शन, आकांक्षी कोई नहीं, आकांक्षी में कोई नहीं, यानी सब आकांक्षी से ऊपर चले गए। अच्छा प्रदर्शन में कौन है? नागालैंड, मेघालय, झारखंड और बिहार। नागालैंड, मेघालय, झारखंड और बिहार का अच्छा प्रदर्शन माना जा रहा है। अग्रणी फ्रंट रनर में सबसे ज़्यादा है केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। ये सब उतना इंपॉर्टेंट है, याद करने का जरूरत नहीं है, पूछेगा भी नहीं। हाँ, पूछ सकता है तो कि आकांक्षी में कितने राज्य हैं, तो कि इसमें कोई नहीं है तो ये पूछ सकता है। तो आकांक्षी में कोई नहीं है और अच्छा परफॉर्मर में नागालैंड, मेघालय, झारखंड और बिहार है। बिहार, झारखंड, मेघालय और नागालैंड। लक्ष्य प्राप्तकर्ता भी कोई नहीं, तो ये भी ध्यान रखना है, लक्ष्य प्राप्तकर्ता कोई नहीं है और सबसे पीछे भी कोई नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन, आकांक्षी में भी कोई नहीं है, अच्छा प्रदर्शन में भी कोई नहीं है, यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है कहाँ गया, फ्रंट रनर में, सबके सब फ्रंट रनर में ही है। केंद्र शासित प्रदेश जितने भी है सब फ्रंट रनर में ही है और लक्ष्य प्राप्तकर्ता में भी कोई नहीं, तो ये भी ध्यान रखना है। SDG लक्ष्य आधारित शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश। SDG के लक्ष्य के हिसाब से देखते हैं तो लक्ष्य 1 जो गरीबी उन्मूलन के लिए है, इसमें तमिलनाडु शीर्ष पे है, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, यानी एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पे है। दूसरा है भुखमरी की समाप्ति के लिए केरल और पुदुचेरी जो है शीर्ष पे है। लक्ष्य 3 है अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण में गुजरात और दिल्ली है, स्वास्थ्य और कल्याण में गुजरात और दिल्ली है। लक्ष्य 4 है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जिसमें केरल और दिल्ली है। लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जिसमें केरल और दिल्ली है। लक्ष्य 5 लैंगिक समानता जिसमें नागालैंड और लक्षद्वीप है, नागालैंड लक्षद्वीप। लक्ष्य 6 है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, इसमें गोवा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, गोवा है और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। लक्ष्य 7 है सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा, तो सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा में बहुत सारे राज्य, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लक्ष्य 8 है सभ्य कार्य एवं आर्थिक विकास, जिसमें हिमाचल प्रदेश और लद्दाख टॉप पे है। लक्ष्य 9 है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, गोवा और पुदुचेरी। असमानताओं में कमी में भी गोवा और पुदुचेरी। सतत शहर और समुदाय में महाराष्ट्र और चंडीगढ़। लक्ष्य 12 उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन में त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर। लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई में सिक्किम, तमिलनाडु, चंडीगढ़। लक्ष्य 14 जल के नीचे जीवन, पश्चिम बंगाल। लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन, झारखंड, त्रिपुरा, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव। लक्ष्य 16 शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं, गुजरात, लद्दाख। तो इस तरह से हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म हो चुका है। अब अगले वीडियो के पार्ट में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में
बात करेंगे। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए, और कृपया चैनल को अगर पसंद आता है तो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ।